नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं एटम्स के बारे में। एटम्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखते हैं हमारे सामने हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है परमाणु के बारे में, एटम के बारे में। आज हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि एटम क्या होता है। वैसे हम लोगों को मालूम होगा कि आप लोग अच्छे से जानते हैं ये बात कि एटम क्या होता है। भाई, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ये बात हम लोग को बचपन से बताया गया है कि एटम एक परमाणु एक सबसे छोटी इकाई होता है। लेकिन भाई देखो, सबसे पहले तो हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि व्हाट इज यूनिट, इकाई क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं। देखिए, अगर एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूँ आप लोगों को कि एटम क्या होता है या यूनिट क्या होता है, तो देखो, यूनिट, मान लीजिए कि मेरे पास एक झोला है और उस झोले में मैंने आलू, टमाटर, प्याज, इन सभी चीजों को ले लिया और झोला को बंद कर दिया और आपके हाथ में, ऐसे मेरे हाथ में झोला रखा गया। तो दिस इज अ यूनिट, इसी को इकाई कहा जाता है। और एटम भी कुछ इसी तरीका से है, एक यूनिट है। बात समझ में आ रहा है भाई? इसके अंदर ही बहुत सारे चीज होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एटम के बारे में जानते हैं कि एटम और क्या इसके बारे में क्या होता है। ठीक है, देखिए, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ये बात हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया, एक बार फिर से जानते हैं हम लोग। एटम इज ए स्मॉलेस्ट unit which takes part in chemical reaction। केमिकल रिएक्शन। ठीक है भाई, अगर हिंदी में कहा जाए तो भाई परमाणु एक छोटी इकाई होती है जो रासायनिक अभिक्रिया में भागीदारी लेती है। इसे ही कहा जाता है एटम। ठीक है, देखिए, तो भाई एक छोटी इकाई होती है। भाई देखो, हम लोग इसको थोड़ा बड़ा करके समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए कि ये एक एटम है। ठीक है, और ये एटम के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। इस एटम के अंदर जो है वो एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इस एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को मैं बता दूं कि इसी न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन होता है और इसी न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी न्यूट्रॉन के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भाई झूमते हैं, घूमते नहीं है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें झूमते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है इस ऑर्बिट पे, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट पे झूमते हैं। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के बारे में तो देखो भाई, प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये बात हम लोगों को पता होगा। अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन का, तो भाई न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है। इसका जो चार्ज होता है, न्यूट्रल मीन्स चार्ज इज 0। ठीक है, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन का बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, सिंबल भी बना चुका हूं मैं। देखो, नेगेटिव चार्ज होता है और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है भाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, चलिए, यहां तक हम लोग इस चीज को जानते हैं। ये न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर ये सारा का सारा चीज होता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग इसके बाद आगे की चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बात करते हैं कि देखो भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग चार्जेस होते हैं और बचपन में हम लोगों को बताया गया था, क्या बताया गया था कि लाइक चार्जेस भाई रिपेल ईच अदर। ये बचपन में हम लोगों को ये बात बताया गया था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये बात हम लोगों को बचपन में बताया गया था। और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये बात हम लोगों को बताया गया था। ठीक है, इसी बात को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने का कोशिश करते हैं कि सर, आपने कहा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है। तो हमको एक बात बताइए, प्रोटॉन के अंदर जब न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्जेस आपस में तो जरूर रिपेल करते होंगे। तो भाई बिल्कुल हाँ, ये दोनों चाहिए, प्रोटॉन के पास जो चार्जेस है वो रिपेल भी करते हैं और न्यूक्लियस से बाहर निकलना भी चाहते हैं, मगर फिर भी नहीं निकल पाते हैं। इसके पीछे का रीजन जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं निकल पाते हैं क्योंकि भाई, इसलिए क्योंकि इस न्यूक्लियस के ऊपर ना एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। भाई यही न्यूक्लियर फोर्स जो है, भाई ये न्यूक्लियर फोर्स जो है इस प्रोटॉन को निकलने नहीं देता है। यानी कि ये न्यूक्लियर फोर्स कहीं ना कहीं प्रोटॉन के रिपल्सन से अधिक ताकतवर होगा, इसी वजह से भाई ये प्रोटॉन बाहर नहीं निकल पाते हैं।
अब आपके मन में एक और बात सवाल आ रहा होगा, सर व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है भाई। देखो न्यूक्लियर फोर्स जो है शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। सबसे पहली बात तो हम आपको ये बता दें, ये छोटी जगह पे लगने वाली ये जो फोर्स है इसको न्यूक्लियर फोर्स हम लोग कहते हैं। छोटी जगह पे लगने वाली ये फोर्स है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है सर, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। भाई स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है तभी तो भाई प्रोटॉन के रिपल्सन को नहीं निकलने देता है। क्या इसके पास कोई चार्ज होता है? तो बिल्कुल नहीं, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। भाई नो चार्ज फोर्स बोल सकते हैं इसको हम लोग, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहां तक हम लोगों को ये बात पता है कि शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स के कारण जो है प्रोटॉन के रिपल्सन बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी कंडीशन को हम लोग स्टेबल कंडीशन कहते हैं, ठीक है। इसी कंडीशन को हम लोग स्टेबल कंडीशन कहते हैं। तो क्या सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, क्या सारे एलिमेंट्स में यही कंडीशन होता है क्या? तो हम आपको बता दें नहीं, जैसे जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल के आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, हम लोगों का जो न्यूक्लियस का साइज है, एटम का जो साइज है वो बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। और बढ़ते बढ़ते हम लोग यूरेनियम के आसपास जब पहुंचेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम होगा एक बात। क्या बहुत अच्छे से एक बात मालूम होगा? ठीक है, आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से मालूम होगा कि भाई यूरेनियम जो है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92 और इसका एटॉमिक मास होता है 235। ये बात आप लोगों को पता होगा कि एटॉमिक नंबर ये क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन को ही कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही कहते हैं। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अगर हमको न्यूट्रॉन निकालना हो तो भाई 235 माइनस अगर प्रोटॉन करेंगे तो हम लोगों के पास आएगा 143। तो कहने का मतलब है कि सर न्यूट्रॉन 143 न्यूट्रॉन है। अगर हम इस एटॉमिक साइज के पास आए, इस न्यूक्लियस के साइज में आए, तो हमारा न्यूक्लियस का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि साइज, अगर न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा तो हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स कहीं ना कहीं कमजोर होने लगेगा। और जब न्यूक्लियर फोर्स हमारा जब कमजोर होने लगेगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये जो रिपल्सन प्रोटॉन के अंदर हो रहा है वो कहीं ना कहीं वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा। भाई अगर ऐसा कभी भी होता है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल कंडीशन कहलाएगा। और इसी अनस्टेबल कंडीशन न्यूक्लियस को कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ऐसे कोई भी एलिमेंट्स में जिसका न्यूक्लियस, जिसका एटम्स अनस्टेबल कंडीशन में हो उसको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल भाषा में हम लोग समझने का प्रयास किए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूरेनियम का ये कंडीशन है, ठीक है। हम लोग इससे पहले वाले पेज में ये बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग एटम के बारे में बहुत छोटा सा जानकारी इकट्ठा की है, ठीक है। हम लोग भाई आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे। हम लोग चूंकि एटम के बारे में इसलिए जान रहे थे चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ सके। हम लोग आगे की किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।